हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस सेकंड चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल के डिफिनीशन को और पॉलिनोमियल का मानक रूप क्या होता है इसको देखेंगे। फिर उसको देखेंगे कि कब हम लोग इसको एक पदी बहुपद बोलेंगे, कब द्विपदी बहुपद बोलेंगे, कब त्रिपदी बहुपद बोलेंगे, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कब इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे, कब इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे, कब त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ये सब आज हम लोग पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल को। बहुपद, देखिए पहले हम लोग इसके डिफिनीशन को समझ लेते हैं। जो पॉलिनोमियल का डिफिनीशन होता है पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x फिर प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट ऐसे an(x की पावर n), जहाँ n बिलोंग करता है होल नंबर से। ठीक है, यानी कि जो भी आपका कथन, देखिए आप जो भी गणित में लिखते हैं वो सभी के सभी कथन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया x प्लस वाई, ये भी क्या है, गणित के भाषा में हम लोग कथन बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी कथन आप लिख रहे हैं उस कथन में x वाले टर्म और उसके साथ साथ कुछ अचर वाले टर्म भी इंक्लूड करके अगर आप लिखते हैं तो जो आपको प्राप्त होता है वही आपका क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि जो भी आपको इस रूप का दिखेगा वो आपका बहुपद कहलाएगा। जैसे हम बोले यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये देखिए इसके जैसा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक्स का घात 2 है, तो यहाँ पर भी देखिए एक्स का घात 2 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो a0 a1 a2 a3 ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई संख्या ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अचर वाला टर्म है, इसमें भी देखिए अचर वाला टर्म है। तो यानी कि ये जो आपका दिख रहा है वो इसके जैसा ही है। इसका मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स के घाते -2 + 3। अब ये बताइएगा जरा बहुपद होगा कि नहीं। तो बहुपद कब होगा, जब यह इसके जैसा हो। तो जब इसके जैसा होगा तो ये बहुपद होगा और इसके जैसा नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। तो जरा देखा जाए, यहाँ पे देखिए एक्स के घात -2 है और यहाँ पे कहीं हमको एक्स का घात माइनस में दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि हम लोग इसको एक दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि कब ये बहुपद नहीं होगा। अगर वह सब परिस्थितियां हमको पता चल जाए जिस परिस्थितियों में ये बहुपद नहीं होगा, तो उन परिस्थितियों को छोड़ करके जितनी भी परिस्थिति आएंगी उन सभी में बहुपद होगा। तो एक एक करके पहले उन परिस्थिति को देख लेते हैं जिनमें ये बहुपद नहीं होगा। तो पहला परिस्थिति आपको यही दिख रहा है कि यक्स का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यक्स का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, ये हम जो कुल लोग जो जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सब x के संदर्भ में ही कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें अगर x को छोड़ करके किसी अचर के बारे में होगा तो वो बहुपद होगा। जैसे अगर इसी को हम लिख दें ऐसे करके, मान के चलिए ये हम लिख दें 3 के घात -2 + x, तो ये देखिए ये आपका बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चर का मतलब जो आपका घात में माइनस दिख रहा है वो किसके घात में दिख रहा है, अचर के घात में दिख रहा है, चर के घात में नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये बहुपद होगा। आए बात समझ में ना, यानी कि जो बहुपद को बहुपद होने और बहुपद ना होने का कंडीशन है वो किसके बेस पर है, वो केवल चर के बेस पर है। यानी कि चर के घात में अगर आपका ऋणात्मक होगा तो वो बहुपद नहीं होगा और अगर ऋणात्मक नहीं होगा तो वो बहुपद होगा। ठीक है ना, तो जी वो चीज़ें हम लोग करेंगे वो सभी के सभी चर के संदर्भ में ही करेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है जिसमें ये बहुपद नहीं होगा, तो चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि चर करड़ी में नहीं होना चाहिए, करड़ी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एक्स का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर एक्स के घात -2 आ जाएगा तो ये बहुपद नहीं होगा। वैसे यहाँ पे देखिए चर करड़ी में नहीं होना चाहिए, अगर चर करड़ी में है तब ये बहुपद नहीं होगा। जैसे हमने लिख दिया करड़ी में एक्स लिख दिया, ठीक है ना, करड़ी में एक्स के घात 3 लिख दिया ऐसे डॉट डॉट करके, तो ये सभी के सभी क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स बहुपद है, कड़ी में है। अगला देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, चर का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न में होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x के घाते 3/2, फिर उसी तरह से x के घाते 5/2 ऐसे करके हमने लिख दिया। तो ये सभी के सभी देखिए जो चर हैं इन सब चर के घात में
भिन्न में है, इसलिए ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है। वैसे चौथा कंडीशन क्या है, जब ये बहुपद नहीं होगा तो चर का घात दशमलव में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया x के घाते 3.5, उसी तरह से लिख दिया x के घाते 2.5, ऐसे करके। तो ये सभी के सभी बहुपद नहीं है। तो देखिए यही पूरा 4 कंडीशन होता है जिस कंडीशन में आपका बहुपद नहीं होता है। बाकी इन चारों कंडीशन को छोड़ करके जो भी कंडीशन आपको मिलेंगे उन सभी कंडीशन में बहुपद होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। और ये भी ध्यान में रखिएगा, ये जो भी कंडीशनें हम 4 लिखे हैं ये केवल चर के संदर्भ में लिखे हैं। अगर यही सभी कंडीशन अचर के संदर्भ में होगा तो वो बहुपद होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2 के घाते 2.5 x प्लस वाई, ऐसे करके, तो ये आपका बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो घात में दशमलव में दिख रहा है वह किसके घात में है, तो अचर के घात में है। तो जब अचर के घात में चाहे दशमलव में हो, चाहे भिन्न में हो, चाहे करड़ी में हो, और चाहे वो ऋणात्मक में हो, अगर इन सब में जो है अचर रहेगा तो वो बहुपद होगा। लेकिन अगर इन चारों स्थितियों में अगर आपका चर होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सिंपल सी बात है, समझ लीजिए कि ये 4 कंडीशन में होगा तो बहुपद नहीं होगा, बाकी सभी कंडीशनों में बहुपद होगा। इस तरह से भी समझ सकते हैं। या फिर ये देखिए कि जो हमारा चर है उस चर का घात में 0 से लगाए इनफाइनाइट तक के बीच की अगर कोई भी संख्याएं होंगी तो वह बहुपद होगा। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे अगर ऐसे करके संख्याएं होंगी तो वो बहुपद होगा। अगर ऐसी संख्याएं नहीं होंगी तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा था बहुपद का परिभाषा। अब हम लोग समझते हैं कि जो बहुपद होता है उस बहुपद का मानक रूप क्या होता है। क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मानक रूप में लिखना पड़ता है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग मानक रूप को समझते हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए जो भी आपको बहुपद दिया गया रहेगा उस बहुपद को या तो आप आरोही क्रम में लिख दीजिए या तो उस बहुपद को अवरोही क्रम में लिख दीजिए। तो ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम में जो लिखा हुआ रूप होता है उसी रूप को हम लोग मानक रूप कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया एक x² माइनस 5x पे घाते 3 फिर प्लस 3 फिर प्लस x, ऐसे करके। तो ये हमारा पहली बात बहुपद होगा कि नहीं होगा इसका कंडीशन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कि हम लोग इसको मानक रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 3 है और यहाँ पे x का घात 1 है। तो ये 1, 2 और 3 ये किससे बिलोंग करते हैं, होल नंबर से बिलोंग करते हैं ना। इसका मतलब ये आपका बहुपद होगा। और जब यह बहुपद होगा तो इसका मानक रूप क्या होगा, तो इसको मानक रूप में अभी हमने बताया ना कि चाहे आप इसको आरोही क्रम में लिख दीजिए चाहे आप इसको अवरोही क्रम में लिख दीजिए, वही आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा हुआ जो रूप होता है उसी को मानक रूप कहते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चंस को अवरोही क्रम में ही लिखते हैं, चाहे आपको भाग देना होता है चाहे आपको गुणनखंड करना होता है। तो इन सभी स्थितियों में आपको बहुपद को अवरोही क्रम में लिखना होता है, या फिर कहें कि अवरोही क्रम में लिख करके ही सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग इसको किस क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो वही जो आपका रूप होगा उसी रूप को हम लोग बोलेंगे मानक रूप। जैसे अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा घात होना चाहिए, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है ना, तो ये हम लोग मानक रूप बोल रहे हैं, मानक रूप, या फिर हम इसको अवरोही क्रम चाहे आरोही क्रम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मानक रूप में लिखने के लिए वही चीज़ें होती हैं, चाहे उसको आरोही क्रम में लिखिए चाहे अवरोही क्रम में लिखिए। तो हम इसको अवरोही क्रम में लिख रहे हैं, तो अवरोही क्रम के लिए सबसे बड़ा घात सबसे पहले होगा। और जब भी हम टर्म को इधर उधर लिखते हैं तो उस टर्म के साथ जो भी चिन्ह होगा उसको भी आप उसके साथ साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा घात 3 है, तो जब सबसे बड़ा घात 3 है तो इसको पहले लिखेंगे, तो इसको पहले लिखेंगे तो इसके साथ माइनस चिन्ह है तो इस माइनस चिन्ह को भी आप पहले लिखेंगे, ऐसे करके। फिर उसके बाद 3 घात के बाद 2 घात वाला आएगा, तो 2 घात वाला यहाँ है। अब देखिए इसके पहले प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिख देंगे। फिर इसके बाद 2 घात के बाद 1 घात वाला आएगा, तो देखिए 1 घात वाला यहाँ है, प्लस चिन्ह के साथ है तो प्लस x हो जाएगा। फिर क्या आएगा अचर पद, तो अचर पद यहाँ पे +3 है तो +3 हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसको अवरोही क्रम में लिखा, यही जो अवरोही क्रम में लिखा हुआ रूप है इसी रूप को हम लोग क्या बोलेंगे, मानक रूप बोलेंगे। ठीक है, या फिर हम इसी को अगर आरोही क्रम में लिखते हैं तो वो भी आपका क्या होता, मानक रूप ही होता। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में
चाहे गुणनखंड करना हो चाहे भाग देना हो तो हम लोग अवरोही क्रम में ही लिखते हैं, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर यही प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन होगा आपका मानक रूप दोनों, चाहे आप उसको आरोही क्रम में लिखिए चाहे अवरोही क्रम में लिखिए। तो ये आपका मानक रूप था। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो बहुपद होते हैं कब उसको एक पदी बोलेंगे, कब उसको द्विपदी बोलेंगे और कब उसको त्रिपदी बोलेंगे। अब इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए जब बहुपद में पदों की संख्या एक होगी तब उसको हम लोग एक पदी बोलेंगे यानी कि मोनोमियल बोलेंगे। जब दो पद होगा तब हम उसको बोलेंगे बायनोमियल यानी कि द्विपदी, और जब तीन होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदी। तो देखिए जो पद हैं इन पद का निर्धारण करता कौन है, क्योंकि अभी हमने बोला ना कि एक पदी द्विपदी त्रिपदी, तो ये कब हम बोलेंगे कि एक पद है, कब दो पद है, कब तीन पद है, तो इसका निर्धारण करता कौन है। तो देखिए पदों का निर्धारण कौन करता है, तो प्लस या माइनस ये पदों का निर्धारण करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स वाई जेड और एक लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे देखिए हमने तीन चर का यूज किया है एक्स वाई जेड और यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, लेकिन इनमें पदों की संख्या अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया ना कि पदों का जो निर्धारण वो प्लस या माइनस चिन्ह करते हैं, गुणा या भाग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड में किस चीज का चिन्ह है, तो ये इसके बीच में गुणे का, इसके बीच में गुणे का, तो यानी कि इसमें गुणे का चिन्ह है, इसलिए इसमें कितने पद होंगे, तो इसमें केवल एक पद होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जरा देखा जाए तो इसमें देखिए एक प्लस और ये दो प्लस चिन्ह है ना, तो प्लस के पहले एक पद, प्लस के बाद एक पद, फिर इस वाले प्लस के बाद एक पद, यानी कि टोटल मिलाकर के इसमें कितने पद हैं, तीन पद हैं। ठीक है, तो जब एक पद होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे एक पदी यानी कि मोनोमियल, और जब दो पद होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विपदी यानी कि बायनोमियल, और जब तीन पद होंगे तो उसको बोलेंगे त्रिपदी यानी कि ट्राइनोमियल। तो इस हिसाब से ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा एक पदी, क्योंकि इसमें एक पद है, इसका मतलब ये मोनोमियल है। इसमें देखिए इसमें तीन पद आ रहे हैं तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदी बोलेंगे। ठीक है ना, तो अब आप समझ गए होंगे कि पदों का निर्धारण कौन करता है। तो पदों का निर्धारण हमेशा प्लस या माइनस करता है, गुणा या भाग नहीं करता है। तो हमको यहाँ पे एक पदी को लिखना है, एक पदी यानी कि मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होते हैं, जिनमें पद एक हो, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 7, चाहे एक्स स्क्वायर लिख दिया, चाहे 5x स्क्वायर लिख दिया, ऐसे करके जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए पदों की संख्या केवल एक है, इसीलिए क्या हो जाएंगे आपके, मोनोमियल हो जाएंगे। उसी तरह से आपका यहाँ पे होगा द्विपदी, द्विपदी मतलब बायनोमियल। अब देखिए बायनोमियल में क्या होना चाहिए, पदों की संख्या दो होना चाहिए। अब पद का निर्धारण करेगा कौन, प्लस या माइनस, यानी कि उन दोनों के बीच में या तो प्लस होना चाहिए या तो माइनस होना चाहिए, तभी जाकर के वो दो पद होंगे। अगर उनके बीच में गुणे का चिन्ह होगा तो वो दो पद नहीं होंगे, वो कितने पद हो जाएंगे, एक पद हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक्स प्लस वाई, अब इसमें देखिए प्लस के पहले एक पद, प्लस के बाद एक पद, यानी कि दो पद हो गए ना, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, चाहे लिख दिया 7 प्लस वाई क्यूब, ऐसे करके, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी के सभी द्विपदी हो जाएंगे, यानी कि बायनोमियल हो जाएंगे। उसी तरह से अगला है आपका त्रिपदी, त्रिपदी मतलब ट्राइनोमियल। अब ये त्रिपदी क्या होंगे, जिनमें पदों की संख्या तीन हो। तो जैसे इसमें देखिए एक पद थे, इसमें दो पद हैं, अब इसमें क्या होगा, तीन पद होगा। तो तीन पद कैसे लिखेंगे हम, मान लीजिए हमने लिख दिया 7 प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे करके। तो देखिए इसमें पदों की संख्या तीन है। अब पद कैसे निर्धारित होंगे, उनको हम प्लस या माइनस के इधर उधर की संख्या को गिन करके, तो देखिए प्लस के पहले एक पद, प्लस के बाद एक पद और इस वाले प्लस के बाद एक पद, तो टोटल तीन पद हो गए ना, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, त्रिपदी हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर एक आधा और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 7y प्लस 3z प्लस 2, ये भी आपका क्या हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जिनमें पदों की संख्या एक होता है उसको हम लोग एक पदी, और जिसमें पदों की संख्या दो होता है उसको द्विपदी, और जिसमें पदों की संख्या तीन होता है उसको त्रिपदी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि कब इसको रैखिक बोलेंगे, कब इसको द्विघात बोलेंगे और कब इसको त्रिघात बोलेंगे। ठीक है, तो अब उनको देखते हैं। तो देखिए जैसे पदों का निर्धारण हमारा प्लस या माइनस कर रहा था, उसी तरह से रैखिक द्विघात और त्रिघात का भी निर्धारण कोई करता होगा। तो वो कौन करता है, तो वो हमारा घात करता है। ठीक है ना, तो अगर चर का घात एक होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक। ठीक है, और अगर चर का घात दो होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात, और अगर चर का घात तीन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
त्रिघात, ऐसे 4 घात होगा तो चतुर्थ घात, 5 घात होगा तो पंचघात, ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा रैखिक द्विघात और त्रिघात का निर्धारण करता है वो कौन करता है, तो वो हमारा करता है चर का घात। तो अगर चर का घात 1 होगा तो वो हमारा हो जाएगा रैखिक, चर का घात 2 होगा तो द्विघात, चर का घात 3 रहेगा तो हो जाएगा त्रिघात। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, हमको एक रैखिक बहुपद लिखना है, रैखिक बहुपद, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब रैखिक बहुपद क्या होगा कि जो हमारा चर है उस चर का घात 1 होना चाहिए, तो वही हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई प्लस 3 ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चर है उस चर का घात 1 है, तो जब चर का घात 1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका रैखिक हो जाएगा, इसलिए आपका रैखिक हो गया। उसी तरह से हमने लिख दिया केवल x प्लस 1, ये भी आपका रैखिक हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसी तरह से अब हमको लिखना है द्विघात बहुपद, ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनमें चर का घात 2 हो। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब इसमें देखिए चर का घात 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसी तरह से हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई, ये भी आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पे यक्स का घात 2 है। अब देखिए यक्स का घात 2 से मतलब नहीं है, यक्स का सबसे अधिकतम घात 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए यक्स का घात 1 है और यहाँ पर यक्स का घात 2 है, ठीक है ना। तो आप 1 भी बोल सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें मान्य कौन होता है, तो जो बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए आपके घरों में कोई बड़ा होगा सदस्य, कोई छोटा सदस्य होगा, तो मान्य किसका होता है, बड़े वाले सदस्य का मान्य होता है ना। कोई बात अगर कह देता है तो उसी वाले का माना जाता है। उसी तरह से ये भी देखिए, यहाँ पर यक्स का घात 1 है और यहाँ पे यक्स का घात 2 है, लेकिन मान्य किसका होगा, जो बड़ा वाला होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे कौन कितना घात होगा, 2 घात होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग द्विघात बहुपद बोलेंगे। उसी तरह से आपका आ जाएगा त्रिघात बहुपद, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, यानी कि त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। तो जिसमें चर का घात 3 हो उसको हम लोग त्रिघात बहुपद बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ले लीजिए x पे घाते 3, ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। उसी तरह से हमने लिख दिया x पे घाते 3, y पे घाते 3 प्लस xy प्लस 3 ऐसे करके, ये भी आपका क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। क्यों त्रिघात होगा, क्योंकि यहाँ पे x या y का सबसे अधिकतम घात 3 है, इसीलिए आपका हो जाएगा त्रिघात बहुपद। उसी तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया x पे घाते 3 प्लस y, ये भी आपका क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कब इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे, कब इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे और कब त्रिघात बहुपद बोलेंगे।